उड़ान बहुत ऊंची होती है और हो भी क्यों ना, जिंदगी एक है तो सपने भी सभी पूरे होने चाहिए। योर मनी आपको इन्हीं छोटे बड़े सपनों को पहचानने में मदद करता है, सही राह दिखाता है। सपने जो सच हो, क्या आर्थिक रणनीति इसके लिए आपको अपनानी चाहिए, कैसे शुरुआत की जाए, योर मनी आपका फाइनेंशियल गाइड बनकर इसमें आपके साथ चलता है। नमस्कार, मैं हूं कविता थपलियाल और आज आपके सवालों के जवाब देंगे रुंगटा सिक्योरिटीज के हर्षवर्धन रुंगटा। हर्ष, आपका स्वागत है। सवालों के जवाब दें उससे पहले एक अहम मुद्दे पर हम आज चर्चा करेंगे, जो है इंश्योरेंस पॉलिसी लेने से पहले फ्री लुक पीरियड। किस तरह से आप इस फ्री लुक पीरियड को समझ सकते हैं, इसका फायदा उठा सकते हैं, ये समझते हैं हर्ष से। हर्ष, यहाँ पे इंश्योरेंस पॉलिसीज लेने से पहले कई लोगों को ये बात पता नहीं होती है कि आपके पास एक फ्री लुक पीरियड भी होता है, जिसमें आप पॉलिसी को अच्छे से स्टडी कर सकते हैं, उसे खरीदना है या नहीं खरीदना है ये तय कर सकते हैं। फ्री लुक पीरियड का आखिर मकसद क्या होता है देने का? कविता, अगर हम पॉलिसी खरीदने का प्रोसेस देखें तो पहले शुरुआत में आप क्या करते हैं कि आप जो भी ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है मार्केट में वो आप कंपेयर करते हैं। एक कोई भी एडवाइजर की हेल्प लेते हैं जो आपको गाइड करता है कि आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनके बेसिस पे आपको कौन सा प्लान सूट करता है। तो वो बेसिस पे आप शॉर्टलिस्ट कर लेते हैं आपको खरीदना क्या है। फिर स्टार्ट होता है एक प्रोसेस एप्लीकेशन का कि आप प्रपोजल फॉर्म भरते हैं, सारी डिटेल्स उसमें भर के इंश्योरेंस कंपनी को देते हैं कि आपकी जो मेडिकल हिस्ट्री रही है या आपकी अभी जो करंट हेल्थ स्टेटस है, आपकी फाइनेंशियल्स क्या है। तो ये अक्सर हमने देखा है कि ये जो फॉर्म भरने का प्रोसेस होता है वो जो भी प्रपोजर है, जो पॉलिसी होल्डर है, वो कभी खुद नहीं भरता, वो सिर्फ साइन करके फॉर्म दे देते हैं और इन्फॉर्मेशन दे देते हैं जो फॉर्म में भरी जाती है। अब फीचर्स की अगर हम बात करें तो ऐसा हो सकता है कि जो फीचर्स आपको समझाए गए हैं वो पॉलिसी के एक्चुअल फीचर्स नहीं है। ओके, बिकॉज दिस इज मिस सेलिंग, जो हम रोज सुनने में आता है कि हमने बताया कुछ और गया था, हमें मिला कुछ और है। बिल्कुल। सो ये सारे प्रोसेसेस जो हैं ये आपको पॉलिसी लेने से पहले आपने ज्यादातर एजेंट पे छोड़े थे। अब पॉलिसी आपके हाथ में आती है तब आपके पास एक ऑप्शन होता है कि आप वो पॉलिसी डॉक्यूमेंट एग्जैक्टली क्या है आप पढ़ सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि इंश्योरेंस कोई भी एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। आप आज जो कमिटमेंट करते हैं आपको 15-20 साल तक पेमेंट करना है और उसमें एग्जिट भी बहुत मुश्किल से होते हैं। सो IRDA ने 2002 में प्रोटेक्शन ऑफ पॉलिसी होल्डर्स इंटरेस्ट करके रेगुलेशन लाए थे। उसमें सेक्शन 6.62 में उन्होंने स्पेसिफिकली 15 दिन का एक फ्री लुक पीरियड दिया है। इन 15 दिनों में बेसिकली आपको जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट आपके हाथ में आती है 15 दिन उस दिन से काउंट होना शुरू होता है। नॉट फ्रॉम द डेट जब इंश्योरेंस कंपनी ने डिस्पैच किया आपको, उस दिन से नहीं काउंट होता है, जब आपके हाथ में आती है। तो पहला काम आपको ये करना है, जब आपको कुरियर आता है तो आपको जो एक्नॉलेजमेंट है, POD है, उसमें आपको स्पेसिफिकली डेट और टाइम डाल देनी चाहिए बिसाइड्स द सिग्नेचर। तो आपका 15 दिन वहीं से काउंट होना शुरू होता है। अब इस दौरान आपको अपनी पॉलिसी के डॉक्यूमेंट्स बहुत स्पेसिफिकली देख लेनी चाहिए कि आपने जो फीचर्स आप समझ के पॉलिसी लिए थे क्या वही फीचर इसमें है। तो आपके पास 3-4 जो ऑप्शंस हैं, 3-4 चीजें आपको बहुत केयरफुली देखनी है। एक है फीचर्स ऑफ द पॉलिसी कि इसमें डेथ बेनिफिट क्या है। सो उसमें पॉलिसी की वर्डिंग्स, जो फर्स्ट पेज होता है वो शेड्यूल होता है पॉलिसी का, जिसमें आपको स्नैपशॉट्स दिए जाते हैं। आपका नाम होता है, सम इंश्योर्ड होता है, प्रीमियम क्या भरना है, फ्रीक्वेंसी क्या है। तो वो डिटेल्स आपको फर्स्ट पेज पे रहते हैं जो शेड्यूल कहते हैं। उसके अंदर पॉलिसी वर्डिंग्स होती हैं, जो एक एक प्रोविजंस अच्छी तरह समझाए गए हैं, पूरे क्लियरली डिफाइन किए गए हैं। तो आपको उसमें देखना है डेथ बेनिफिट क्या है और क्या होने से आपको आपके पेमेंट्स आएंगे आपके डिपेंडेंट्स को। सो डेथ बेनिफिट देखना है, आपको सरेंडर वैल्यूज देखने हैं। इन केस आपने यूनिट लिंक पॉलिसी ली है तो आपको सरेंडर वैल्यू देखना है। तो सरेंडर वैल्यू इधर ही एक बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि आपको पैसे कब मिलेंगे और कितने कटेंगे। तो वो उधर एक चार्ट और टेबल बनाया हुआ रहता है। आपको मेच्योरिटी बेनिफिट्स देखनी है कि मैच्योर होगी पॉलिसी तो आपको आपके हाथ में क्या आएगा। अगर एक ट्रेडिशनल एंडाउमेंट टाइप की पॉलिसी है तो सम इंश्योर्ड प्लस बोनस होता है। अगर यूनिट लिंक है तो क्या आपको सम इंश्योर्ड आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये सारी डिटेल्स आपको मैच्योरिटी प्रोसीड्स में मिलेगी। दूसरा आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज है देखना, वो है कि प्रीमियम मोड ये क्या है। मैं आपको समझाता हूँ, क्योंकि कई बार हमने मिस सेलिंग के देखे हैं कि आपको बताया जाता है कि आपको प्रीमियम सिर्फ 3 साल भरना है, उसके बाद आप नहीं भरेंगे चलेगा। लेकिन 3 साल बाद आपको इंश्योरेंस कंपनी से फिर से नोटिस आती है कि आपको प्रीमियम भरना है। तो तब आपको रियलाइज होता है कि आपने जो समझा था और अब तो आपको प्रीमियम शायद 20 साल तक भरना है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है।
क्योंकि अब आप पॉलिसी सरेंडर करेंगे तो जो आपको चार्जेस हैं वो सब लगेंगे और आपको 20 साल प्रीमियम भरना आपने पहले ओरिजिनली सोचा ही नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये पूरी चेकलिस्ट हमें ध्यान में देनी होगी। लेकिन इसके साथ साथ क्या फ्री लुक पीरियड सिर्फ 15 दिन का ही होता है या यहाँ पर 1 महीने तक का फ्री लुक पीरियड भी दिया जाता है? नहीं, बहुत स्पेसिफिकली 15 वर्किंग डेज है फ्रॉम द डेट व्हेन यू रिसीव द पॉलिसी। तो जब आपके हाथ में आती है उसके बाद 15 वर्किंग डेज गिना जाता है, 30 डेज का नहीं प्रोविजन है। और इनकेस आपको अगर इस फ्री लुक पीरियड के अंदर जब पॉलिसी नहीं चाहिए, जब आप उसे रिटर्न करते हैं, आप जब ये सब पढ़ के आपने डिसाइड की कि जो आपने मांगा था वो आपको नहीं मिला है, तो आप पॉलिसी रिटर्न भी कर सकते हैं। उस पीरियड में जब आप पॉलिसी रिटर्न करते हैं तब आपके थोड़े चार्जेस जो है वो कटेंगे। न चार्जेस क्या हिसाब से कटेंगे, एक तो स्टैम्प ड्यूटी कटेगा, उसका जो रेट है वो आपको पता रहता है 0.02% ऑफ द सम इंश्योर्ड। तो मान लीजिए आपने 1 करोड़ की पॉलिसी ली है तो स्टैम्प ड्यूटी उसमें 2,000 रुपए लगेगा। तो जब आप पॉलिसी रिटर्न करते हैं फ्री लुक पीरियड में तो स्टैम्प ड्यूटी आपकी कटेगी। आपने अगर मेडिकल टेस्ट किए हैं जिसका खर्चा कंपनी ने दिया था और आज आप पॉलिसी वापस उन्हें रिटर्न करें तो जो भी कंपनी का कॉस्ट लगा था वो आपके प्रीमियम में से डिडक्ट करके आपको मिलेगा। फिर आपने मान लीजिए आपको पॉलिसी आपका रिस्क कवर स्टार्ट हो गया है और आपने 10 दिन तक वो रिस्क कवर आपको मिला है। अगर डेथ होती 10 दिन के अंदर तो सम इंश्योर्ड आपकी फैमिली को दिया जाता, तो वो प्रोपोर्शनेटली 10 दिन का भी आपको प्रीमियम भरना होगा। सो ये सारे चार्जेस थोड़े कटेंगे। आपकी अगर यूनिट लिंक पॉलिसी है तो जो भी आपका फंड वैल्यू है वो मिलेगा ऑन द डेट ऑफ रिटर्न ऑफ द पॉलिसी माइनस ये चार्जेस। सो ये सारी बेसिकली आपको ध्यान में रखनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि ये आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जहां पे आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं जो भी आपने इन्फॉर्मेशन दी थी, वो इन्फॉर्मेशन एक्चुअली रिकॉर्ड हुई है और जो आपको पता था, जो आपको बेनिफिट्स आने हैं वो इस पॉलिसी में रिकॉर्डेड है कि नहीं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपको करनी चाहिए वो ये है कि जो आप प्रपोजल फॉर्म भर के इंश्योरेंस कंपनी को सबमिट करते हैं, IRDA के रेगुलेशंस के हिसाब से मैंडेटेड है कि जब पॉलिसी डॉक्यूमेंट आपको आता है तो वो जो प्रपोजल फॉर्म आपने भरा था उसका एक कॉपी आपको वापस दिया जाता है आपके रिकॉर्ड्स के लिए। वो फॉर्म आपको बहुत अच्छी तरह पढ़ लेना चाहिए। राइट। अगर किसी ने यहाँ पर पॉलिसी फ्री लुक पीरियड में ध्यान नहीं देखने के बाद भी खरीद ली है और उसके बाद उन्हें लगता है कि अब रिटर्न करना चाहिए, तुरंत रिटर्न करना चाहिए फ्री लुक पीरियड के बाद, तब कहाँ पे चार्जेस कटेंगे? नहीं, तब आप रिटर्न एक्चुअली कर ही नहीं सकते क्योंकि फ्री लुक पीरियड खत्म हो चुका है। अगर एक एक्सट्रीम सर्कमस्टेंसेज हैं जहां पे आपको बहुत स्पेसिफिकली एक चीट किया गया है, आप प्रूफ कर सकते हैं कि आपने मांगा कुछ और था, आपको मिला कुछ और है, और बहुत ही एक्सट्रीम सर्कमस्टेंसेज है, तब आप एक एप्लीकेशन रिक्वेस्ट एप्लीकेशन डाल सकते हैं। वो आपका हक नहीं बनता, लेकिन आप कंपनी की तरह कंपनी को एक रिक्वेस्ट एप्लीकेशन दे सकते हैं कि ये मेरे साथ गलत हुआ है और आप इसका कॉग्निजेंस लें और उसका बेसिकली एक्शन लें। तो बहुत एक्सट्रीम केसेस में अगर कंपनी चाहे तो वो चीज को वो रिवर्स कर सकती है, लेकिन नॉर्मली 15 डेज के ग्रेस पीरियड के बाद आपके पास वो रिटर्न का ऑप्शन नहीं रहता। चलिए, तो यहाँ पर फ्री लुक पीरियड का पूरा आपको फायदा उठाना चाहिए। पॉलिसी फीचर्स आपको ध्यान में रखने चाहिए, साथ ही जितना प्रीमियम आपके एजेंट ने कहा है क्या उतना ही आपको भरना है। इन सब छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखकर ही आपको इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी चाहिए, ना कि किसी एजेंट की बातों के झांसे में आना चाहिए। योर मनी में फिलहाल इस चर्चा को हम यहीं रोकते हैं क्योंकि वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद शुरू करेंगे सवाल जवाब का सिलसिला। बने रहे हमारे साथ। अब शुरुआत करते हैं सवाल जवाब के सिलसिले के साथ और हमारे पहले दर्शक चंडीगढ़ से SK गौतम जुड़ रहे हैं फोन लाइन पे। नमस्कार, आपका सवाल पूछिए। हाँ, नमस्कार मैडम जी। हमारा सवाल ये है कि मैडम मैंने LIC में 12,000 रुपीज पर एनम और म्यूचुअल फंड में 1,000 रुपीज पर मंथ एंड इंश्योरेंस में 2,000 रुपीज जो सर्विस इंश्योरेंस होती है हमारी और 15,000 रुपीज ICICI प्रूडेंशियल में हम उसमें डिपॉजिट कर रहे हैं और MIS की 80,000 रुपीज है डिपॉजिट। तो हमारा ये प्लान है कि 2025 तक हमें 50 से 60 लाख रुपए और चाहिए। ठीक है। मतलब उस समय हो जाए तो कितना हमें इन्वेस्ट करना चाहिए और अधिक हमें, जबकि हमारी इनकम 35,000 रुपीज पर मंथ है एज जनवरी। ठीक है, मुझे बताइए LIC की कौन सी पॉलिसी आपने ली हुई है? LIC की जीवन आनंद है हमारे पास। ओके, आपके पास टर्म प्लान है? हाँ, इंडोमेंट प्लान है, टर्म प्लान। ओके, और कवर कितना है? कवर कुल मिला जुला का 5 लाख रुपीज है। ठीक है, आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस भी नहीं है कि है? हेल्थ इंश्योरेंस है? नहीं मैडम, हेल्थ इंश्योरेंस का हमें आवश्यकता नहीं है क्योंकि मैं सर्विस में हूँ जिसमें वहाँ हेल्थ
फ्री है हमारे लिए। उसके बावजूद भी आपके पास अपनी खुद की पॉलिसी होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए ये बताते हैं आपको, और बात करते हैं अब हर्ष से। हर्ष, जैसे कि आपने भी अब तक महसूस कर लिया होगा कि इनकी फाइनेंशियल प्लानिंग एक सही पुख्ता रास्ते पर नहीं है, और ये जो LIC में पैसे डाल रहे हैं, इनको लग रहा है कि ये एक तरह का निवेश ही कर रहे हैं जिससे इनको आगे चलकर अच्छा रिटर्न मिलेगा। लेकिन सबसे पहले मैं इंश्योरेंस पार्ट पे आना चाहूंगी। इन्होंने एक एंडाउमेंट टर्म प्लान लिया है, ये अप्रोच क्या सही है? अगर गौतम जी आपका पोर्टफोलियो हम देखें तो आपके जो सारे इन्वेस्टमेंट्स हैं उसमें सिर्फ 1,000 रुपया आपका जो है वो म्यूचुअल फंड के SIPs में है। बाकी सब जो है वो इंश्योरेंस पॉलिसीज, PPF और बाकी इंश्योरेंस पॉलिसीज ही आपकी पोर्टफोलियो में। आपने बताया कि आपका एक बेटा है जो 3 साल का है। जो लाइफ कवर आपका करंटली है वो है 5 लाख रुपए। आपके जो डिपेंडेंट्स हैं, आपको पहले एक काम करना चाहिए कि आपकी जो भी इनकम है, जो फाइनेंशियल स्टेटस आपकी फैमिली का है, आप 35,000 रुपए हर महीने का कमाते हैं, ये जरूरी है कि आप एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करें उन्हें कि एटलीस्ट अगर कुछ गलत हो जाता है, अनफॉर्चुनेट हो जाता है, तो आपकी फैमिली जो है वो सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन कर सके। तो उसके लिए आपको एक टर्म प्लान खरीदना होगा जो प्योर लाइफ कवर होता है। आपकी उम्र को देखते हुए अगर हम देखें कि अगर 50 लाख का कवर आप लेते हैं तो आपका सालाना प्रीमियम उसका 5 से 6,000 रुपए आसपास आएगा। तो आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग या कैश फ्लो को ये कोई बहुत मेजर चेंजेस नहीं होते हैं, तो आप एक टर्म प्लान पहले लीजिएगा। और बाकी अगर हम इनके फिर इन्वेस्टमेंट्स की बात करें, जो इन्हें 2025 में 50 या 60 लाख रुपए चाहिए, करंट इन्वेस्टमेंट से ये डेफिनेटली फुलफिल नहीं होगा। बिल्कुल। और इन्होंने ये भी कहा है कि उन्हें म्यूचुअल फंड में 5,000 रुपए हर महीने के और जोड़ने भी हैं। तो मेरा सुझाव आपके लिए रहेगा कि अभी जो ये 5,000 रुपीज आप करते हैं, आपके पास 10 साल का टाइम होराइजन है, आप इसे इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में ही करिए। 10 साल का टाइम होराइजन आपके पास है तो आपको एक ग्रोथ का ऑप्शन मिलता है। मार्केट की वोलेटिलिटी भी आपके लिए ना SIP के जरिए करेंगे तो वो न्यूट्रलाइज होती रहेगी। आपके लिए 2 फंड का नाम मैं बता दूं जिसमें आप ये निवेश कर सकते हैं। ICICI डायनेमिक प्लान में आप 2,500 रुपया करें और IDFC निफ्टी फंड में बाकी के 2,500 रुपए। ये दोनों फंड्स जो हैं, एक इंडेक्स फंड है तो ट्रैक करने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरा ICICI डायनेमिक प्लान, ये भी 10 साल से ऊपर परफॉर्मेंस ये मार्केट में है और इनका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा रहा है। तो आप अगर चाहें तो इन्हें ट्रैक नहीं भी करें और 10 साल तक सिर्फ निवेश करते रहें तो भी ठीक है। और आपको अपने इन्वेस्टमेंट्स की चिंता नहीं करनी होगी। 10 साल बाद आपको जो भी फंड इकट्ठा होता है वो आप निकाल सकते हैं। सिर्फ यह है कि 50 to 60 लाख डेफिनेटली आपके पूरे इन्वेस्टमेंट से नहीं होगा। आपको अगर 50 या 60 लाख चाहिए तो आपको इन्वेस्टमेंट्स जो है हर महीने के, वो अभी जो आप कर रहे हैं उसे डबल करना होगा, जो आपकी इनकम को देखते हुए थोड़ा मुश्किल लगता है। सो मेरा सुझाव है आप शुरू करिए, जितना आप कर रहे हैं वो ठीक है। जैसे आपकी इनकम बढ़ती है आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की तरफ रुख करते हुए उधर अमाउंट बढ़ाते रहिए। साथ ही इनको एक प्योर टर्म प्लान भी लेना चाहिए मेरे ख्याल से। एब्सोल्युटली। सो टर्म प्लान जो है वो 50 लाख का, क्योंकि इनकी इनकम 35,000 पर मंथ है, अगर हम इसे 10 to 15 टाइम्स की रेंज में भी देखें तो अगर 50 लाख का टर्म इंश्योरेंस लेते हैं तो इनका प्रीमियम सालाना 5 से 6,000 रुपए के बीच में आएगा, जो ये डेफिनेटली अफोर्ड कर सकते हैं और एक इनकी फैमिली के लिए प्रोटेक्शन डेफिनेटली प्रोवाइड करेगा। और साथ ही इनको एक फैमिली फ्लोटर प्लान भी ले लेना चाहिए अपने लिए। वेल, हेल्थ इंश्योरेंस ये पहले एक काम कर सकते हैं कि आइडियली स्पीकिंग डेफिनेटली आपकी जो एम्प्लॉयर आपको कवरेज देता है उसके अलावा आपके पास होना चाहिए। लेकिन अगर ये गवर्नमेंट सर्विस में है तो ये पहले अपने एम्प्लॉयर जो गवर्नमेंट है उनसे चेक कर लें कि इनके जो कवरेज है वो अमाउंट कितना है, वो उन्हें कौन से हॉस्पिटल्स में कवर करता है और वेदर वो हॉस्पिटल्स उनकी विसिनिटी में है। गवर्नमेंट अगर एम्प्लॉयर है तो कभी भी स्कीम विड्रॉ नहीं करती। बिल्कुल। कोई प्राइवेट सेक्टर होते हैं तो शायद वो स्कीम चेंज कर सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट सर्विस में है तो शायद इतनी प्रॉब्लम नहीं है। अगर एग्जिस्टिंग इन्हें जो कवरेज मिल रहा है गवर्नमेंट से अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है तब ये प्राइवेट का डेफिनेटली लेना होगा। अगर क्वांटम कम है तो ऑब्वियसली इन्हें बढ़ाना होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर गौतम साहब आपको योर मनी से सारे सुझाव मिल गए हैं। अपने निवेश की आप शुरुआत बिल्कुल जल्द से जल्द कीजिए और आगे से किसी भी इंश्योरेंस पॉलिसी में इन्वेस्टमेंट ना करें। उम्मीद करते हैं कि आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। इसी के साथ वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जारी है सवाल जवाब का ये सिलसिला। बने रहें हमारे साथ। प्योर मनी में आगे बढ़ते हैं और लेते हैं अगले दर्शक का सवाल। हमारे साथ अखिलेश त्रिपाठी फोन लाइन पे है। नमस्कार त्रिपाठी जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं डॉक्टर अखिलेश त्रिपाठी बोल रहा हूँ। मैं यूपी देवरिया से बोल रहा हूँ। पूछिए, आपका सवाल क्या है? मेरा सवाल ये था कि हमने 10 लाख रुपए का FD कर रखा है बैंक में और 2 इंश्योरेंस अपना और अपनी वाइफ का कर रखा है, जिसकी प्रीमियम 8,000 रुपए की लगभग ईयरली आती है। ठीक है। और PPF में लगभग अभी तक का हमारा 50,000 रुपए जमा है।
तो हम अपने मनी को और ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं। हमारे 2 लड़के हैं, दोनों IT इंजीनियर हैं, दोनों जॉब में हैं। अभी उनकी शादी नहीं हुई है। ठीक है। तो जो भी हम डिपॉजिट रखे हैं उसको किस तरह से करें, क्योंकि छोटे शहर में रहने से जो जानकारी होती है वो लिमिटेड होती है और इन्वेस्टमेंट भी लिमिटेड हो पाती है। बिल्कुल। आपका कोई खास आर्थिक गोल? बस यही, दोनों बच्चों की शादी, जिसके लिए आपको लगभग 1 करोड़ रुपए चाहिए आने वाले समय में, जैसे हमारी रिटायरमेंट और बच्चों का अच्छा लाइफ। ठीक है। आपकी अभी उम्र क्या है? हमारे 50 साल की उम्र है। चलिए, तो बताते हैं आपको कि आपके बच्चों की शादी के लिए आप कितना जोड़ पाएंगे। मौजूदा जो पोर्टफोलियो है, जहां पर मैं देख सकती हूँ सिर्फ इनका PPF और RD में ही एक तरह से हम कह सकते हैं कि निवेश शुरू हुआ है। दोनों ही डेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं यहाँ पे। एज सच इन्होंने अपने लिए कोई खास इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं बनाया है, लेकिन 50 साल की इनकी उम्र हो गई है और अब लगता है कि इन्हें रिटायरमेंट के साथ साथ अपने बच्चों की शादी के लिए भी कुछ पैसे जोड़ने हैं, जिसके लिए 1 करोड़ का लक्ष्य हर्ष इन्होंने बनाया हुआ है। क्या अचीवेबल है? वेल त्रिपाठी जी, आपकी अगर हम कैश फ्लोज देखें तो उसके हिसाब से 1 करोड़ रुपया तो नियर फ्यूचर में इकट्ठा करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि हम इनकम और आपके जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, एक्सपेंसेस अगर सब देखते हैं तो उसमें आई डोंट थिंक कि नियर फ्यूचर में आपका 1 करोड़ का लक्ष्य तो पूरा हो सकता है। लेकिन आप जो निवेश कर रहे हैं, आपके पास एक बैंक FD है जिसमें आपने 10 लाख रुपए डाल के रखे हैं, LIC का प्रीमियम भर रहे हैं आप, वो आप कंटिन्यू डेफिनेटली कर सकते हैं, PPF और रिकरिंग डिपॉजिट, ये अगर इन्वेस्टमेंट्स के हम देखते हैं तो डेफिनेटली वो टारगेट्स आपके मीट नहीं होंगे। आपका मैं पोर्टफोलियो रीशफल करने का भी सजेशन नहीं दूंगा। कारण ये है कि जो आपने 10 लाख की डिपॉजिट कर रखी है वो आपकी इमरजेंसी या कोई मेडिकल इमरजेंसी या और कोई कारण से आपके पास आपके काम की आ सकती है, और वो आपको अभी डेट इंस्ट्रूमेंट्स में ही बने रहना चाहिए। सो कंसिडरिंग आप अभी मेरा सुझाव आपके लिए सिर्फ इतना रहेगा कि आप रिटायरमेंट की तरफ ही अपना फोकस रखें। बच्चे अभी सेटल्ड हो चुके हैं, उनके जो शादी के खर्चे हैं आई एम श्योर कि वो बेयर कर पाएंगे, और आपको जो बेयर मिनिमम है, जो आपकी बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वो ही आपको पूरी करनी चाहिए। बाकी आपके फाइनेंशियल प्लानिंग में यही कर सकते हैं हम आज की तारीख में। चलिए, उम्मीद करते हैं कि योर मनी से आपका भी सवाल का जवाब मिल गया होगा। और यहाँ पर लेट फाइनेंशियल प्लानिंग शुरू करने का एक और सवाल हमारे पास भेजा है राहुल पवार ने। इनकी उम्र है 40 साल और 3,000 रुपए की SIP से निवेश की शुरुआत करना चाहते हैं। कोई आर्थिक गोल इन्होंने अपना हमें नहीं दिया है, लेकिन पिछले कॉलर की तरह ही हर्ष यहाँ पर इन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग और शुरुआत थोड़ी सी लेट की है। अभी भी इन्होंने आर्थिक गोल अपना नहीं बताया, लेकिन 3,000 रुपए की SIP यहाँ पर करना चाहते हैं। तेरा ही दुरुस्त है, मेरे ख्याल से इन्हें हम कुछ फंड सजेस्ट कर देते हैं निवेश के लिए। एब्सोल्युटली, अगर हम देखेंगे 40 इयर्स की उम्र में अगर वो पहला इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो भी 3,000 रुपए का, तो आई थिंक इज डेफिनेटली लेट, बट नेवरदलेस जब शुरू करें आप तभी से ठीक है। सो इनके लिए जब शुरू कर रहे हैं तो ये बेस्ट होगा कि एक हम ये समझ रहे हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ही होगा। सो ये इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के जरिए निवेश करना शुरू कर सकते हैं, और उसमें भी वो एक पैसिवली मैनेज इंडेक्स फंड से करें, तो ताकि उन्हें ट्रैक करने का जो प्रॉब्लम्स नहीं होगा, जो हो रहा है वो उन्हें इजीली फॉलो कर सकते हैं, वो समझ सकते हैं। तो IDFC निफ्टी फंड में ये शुरू करें, पूरा 3,000 रुपए एक ही फंड में निवेश कर सकते हैं, और इसे वो खाली पैसिवली ट्रैक करें, और जैसे इनकी समझ बढ़ती है या इन्हें इंटरेस्ट आता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो वो और बढ़ा सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर राहुल पवार जी, अगर आप मुझे सुन सकते हैं तो आपको एक ही फंड यहाँ पर रेकमेंड किया जा रहा है, जो है IDFC निफ्टी फंड। इसमें 50 कंपनियों में ये फंड जो है अपना पैसा लगाता है, और आप इस फंड में अपने 3,000 रुपए का निवेश कर सकते हैं, और जैसे जैसे आपकी निवेश करने की क्षमता बढ़ेगी वैसे वैसे अपने निवेश की रकम को भी आपको बढ़ाना है। तो जैसा कि यहाँ पर हर्ष ने भी कहा, कोई बात नहीं, जब जागे तभी सवेरा, निवेश करने की शुरुआत आप कर सकते हैं अभी। अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को आप आगे बढ़ा सकते हैं और शुरू कर सकते हैं। चलिए, इसी के साथ हर्ष, बहुत बहुत शुक्रिया आज शो पे आने के लिए। और योर मनी में आज के लिए इतना ही, लेकिन अगर आप भी हमसे म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, फाइनेंशियल प्लानिंग, क्रेडिट कार्ड, लोन से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो अपना सवाल अपने कॉन्टैक्ट नंबर के साथ हमें mf@moneycontrol.com पर भेज दीजिए। और सवाल के साथ साथ आप योर मनी के फेसबुक के पेज पर जाकर भी अपना सवाल हमें वहां पोस्ट कर सकते हैं और पुराने एपिसोड्स भी देख सकते हैं।